नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम एक फेमस केस लॉ देखेंगे, दैट इज जॉर्ज फ्लॉयड केस, a blueprint of accountability and systematic change in policing। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो जुडिशरी एग्जाम्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक्सट्रीमली रेलेवेंट है। ये केस है जॉर्ज फ्लॉयड का, जिसके ट्रायल ने पूरी दुनिया में जस्टिस सिस्टम पर एक नई बहस शुरू कर दी। वेलकम टू गंगा एजुकेशन। अभी आपके स्क्रीन पर जो नंबर है 929, ये कोई टाइम नहीं है, ये इस पूरे केस का सबसे शॉकिंग, सबसे चिलिंग हिस्सा है। 9 मिनट और 29 सेकेंड यानी 569 सेकेंड्स। ये वो टाइम है जितनी देर तक पुलिस ऑफिसर डेरेक चॉविन ने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर अपना घुटना रखे रखा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। सोचो, ये कोई पल दो पल का इंसिडेंट नहीं था, और यही बात इस केस को इतना सिग्निफिकेंट बनाती है। तो इस केस स्टडी में हम क्या क्या कवर करेंगे, चलिए एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये इंसिडेंट बाकी केसेस से इतना अलग क्यों था। फिर हम इसके लैंडमार्क ट्रायल को एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम उस बड़ी प्रॉब्लम को देखेंगे जिसे साइकिल ऑफ इनएक्शन कहते हैं। फिर ऑफ कोर्स इस साइकिल को तोड़ने के सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। और आखिर में इस पूरे केस से हमारे लिए की टेकअवेज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द इंसिडेंट। अब देखिए, अमेरिका में हर साल पुलिस एनकाउंटर्स में लगभग 1000 डेथ्स होती हैं, लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड का केस इन सब में बहुत ही अनयूजुअल यानी कि एटिपिकल था। आइए देखते हैं कैसे। तो क्या चीज़ें थी जो इस केस को इतना एक्सेप्शनल बनाती हैं? वेल, जैसे हमने डिस्कस किया, ये कोई स्प्लिट सेकंड डिसीजन नहीं था। ये 9 मिनट और 29 सेकंड तक चला। सबसे इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही क्लियर बाईस्टैंडर वीडियो था जो हाथों हाथ वायरल हो गया। और इसके बाद जो पब्लिक रिएक्शन हुआ, माय गॉड, वो इमीडिएट भी था और वर्ल्ड वाइड भी। ऐसा 1992 के रॉडनी किंग केस के बाद कभी नहीं देखा गया था। और इसका सीधा असर ये हुआ कि कई क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म बिल्स तेजी से पास किए गए। इस केस का जो सबसे क्रूशियल एविडेंस था ना, वो एक 17 साल की लड़की डार्नेला फ्रेजियर ने रिकॉर्ड किया था। उसने बस हिम्मत करके अपना फ़ोन निकाला। उसके फ़ोन से बनाया गया वीडियो इतना पावरफुल था, इतना अनडिनायबल था कि इसके लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज़ का स्पेशल साइटेशन भी दिया गया। सोचो, एक्ट कितना सिंपल था, पर इसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत प्रोफाउंड था। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द ट्रायल। इस केस का ट्रायल भी अपने आप में एक लैंडमार्क था। क्यों? क्योंकि इसने ब्लू वॉल ऑफ साइलेंस को तोड़ने का काम किया। अब ये ब्लू वॉल ऑफ साइलेंस क्या है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, ये एक अनरिटन रूल है, एक अनकही सहमति, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स अपने साथी ऑफिसर्स के खिलाफ उनके मिसकंडक्ट या क्राइम पर गवाही नहीं देते। ये एक तरह का इनफॉर्मल कोड ऑफ साइलेंस है, जिसे पुलिस कल्चर में उमरता भी कहते हैं, जहां एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया जाता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और फिर आया वो हिस्टोरिक मोमेंट। शायद पहली बार मिनियापोलिस के पुलिस चीफ मेडारिया आराडोंडो ने कोर्ट में अपने ही ऑफिसर के खिलाफ टेस्टिमनी दी। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि चॉविन का एक्शन डिपार्टमेंट की पॉलिसी, ट्रेनिंग या एथिक्स का हिस्सा किसी भी तरह से नहीं था। ये पुलिस कल्चर में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था, एक बहुत बड़ी बात थी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। इस ट्रायल में कई और भी रिमार्केबल चीजें हुईं। प्रोसिक्यूशन को स्टेट अटॉर्नी जनरल ने खुद लीड किया। उनकी लीगल टीम बहुत डाइवर्स और हाई प्रोफाइल थी। चीफ के अलावा 7 और पुलिस ऑफिसर्स ने प्रोसिक्यूशन के लिए गवाही दी। और आखिर में चॉविन को 22.5 साल की सजा हुई, जो यूएस हिस्ट्री में किसी पुलिस ऑफिसर को मिली सबसे लंबी सजाओं में से एक है। यह पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू की, सेक्शन 3, द प्रॉब्लम। देखिए, जॉर्ज फ्लॉयड का केस एक सिंगल इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक सिस्टमिक प्रॉब्लम का सिम्टम है। एक ऐसी समस्या जिसे एक्सपर्ट्स साइकिल ऑफ इनएक्शन कहते हैं। तो ये साइकिल है क्या एग्जैक्टली? 1968 में, यानी बहुत साल पहले, सोशियोलॉजिस्ट डॉक्टर केनेथ क्लार्क ने कहा था कि ये सब एक एलिस इन वंडरलैंड जैसा है, जहां एक ही फिल्म बार बार दिखाई जाती है। वही एनालिसिस, वही रिकमेंडेशंस और फिर वही इनएक्शन। मतलब पुलिस ब्रूटैलिटी का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है, उस पर बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बनती हैं, लेकिन जमीन पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता।
और ये टाइमलाइन इस साइकिल को बिल्कुल साफ दिखाती है। 1947 से लेकर 1968 में कर्नल कमीशन रिपोर्ट, फिर 1992 में रॉडनी किंग का मामला और 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड। हर बार प्रॉब्लम को पहचाना गया, रिकमेंडेशंस दिए गए, लेकिन इन रिपोर्ट्स पर कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं हुआ। बस रिपोर्ट्स पर रिपोर्ट्स, लेकिन असली बदलाव बहुत कम। और ये साइकिल चलता रहा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस साइकिल ऑफ इनएक्शन को, इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जा सकता है। यही हम देखेंगे सेक्शन 4 द सॉल्यूशन में। अब एक्शन लेने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? मिनेसोटा के अटॉर्नी जनरल के मुताबिक इस साइकिल को तोड़ने के लिए 4 ग्रुप्स को एक साथ, आई रिपीट, एक साथ काम करना होगा। पहला, प्रोसिक्यूटर्स, जिनको अनलॉफुल फोर्स के केसेस को पूरी ताकत से प्रोसिक्यूट करना होगा। दूसरा, लॉ मेकर्स, जिनको सब्सटैंटिव यानी ठोस रिफॉर्म लॉज पास करने होंगे। तीसरा, लॉ एनफोर्समेंट लीडर्स, जिनको अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स करनी होगी और इस ब्लू वॉल ऑफ साइलेंस को तोड़ना होगा। और चौथा, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी, यानी हम और आप, जिससे बदलाव के लिए आवाज उठाते रहना होगा। ये फ्रेमवर्क आपके आंसर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है, इसे भी नोट कर लीजिए। अब आते हैं इस केस स्टडी के आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5 की टेकअवेज एंड कंक्लूजन। तो इतना सब कुछ होने के बाद क्या जॉर्ज फ्लॉयड का केस वाकई एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट यानी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आपको क्या लगता है, इस केस से जो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और पुलिस रिफॉर्म के लेसन्स हमने सीखे हैं, वो इंडियन लीगल सिस्टम में कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। I'd love to read them। इस पूरे केस का सबसे बड़ा टेकअवे, इसकी सबसे बड़ी सीख शायद यही है, क्या हम इस साइकिल ऑफ इनएक्शन को तोड़ सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ तब जब हम सब मिलकर एक्ट करें। पॉलिसी आइडियाज हैं, डेटा है, कमी है तो सिर्फ कलेक्टिव विल की, एक साथ काम करने की इच्छा शक्ति की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गंगा एजुकेशन को। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट केस स्टडी मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।